जो है चर्चा करेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, प्रकाश के कितना प्रकार का इसको बांटा गया है। तो देखिए, पहला आ जाते हैं प्रकाश क्या है, और इसको चुंबकीय तरंग का ऐसा भाग जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है उसको कहते हैं प्रकाश कहें या विद्युत चुंबकीय तरंग कहें, जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न कर देती है उसको प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के मुख्य रूप से दो स्टेप और पहले हम बताते हैं, इसमें दर्पण के प्रतिबिंबन की अवस्थाएं पूरी हो गई। अब सुप्रभात। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की कक्षा 10 के अंतर्गत आप सभी लोगों सुप्रभात। आइए आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, प्रकाश कितने प्रकार का होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य के अनुसार कितना प्रकार का इसको बांटा गया है। तो देखिए, पहला आ जाते हैं प्रकाश क्या है और इसको किस प्रकार से बांटा गया है। तो पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा वो आया प्रकाश क्या है। तो देखिए, इसमें प्रकाश चलो देखिए, प्रकाश के अंतर्गत अब हम बताएंगे प्रकाश। तो प्रकाश क्या है, कितने प्रकार का होता है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग का ही भाग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का ऐसा भाग जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है उसको कहते हैं प्रकाश। प्रकाश के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, दो। पहला होता है आपका मिश्रित प्रकाश, और इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं श्वेत प्रकाश। ये ऐसे। और इसमें क्या आता है, एक वर्णी प्रकाश। एक वर्णी प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो मिश्रित या श्वेत प्रकाश की तुलना में ज्यादा होती है। ये आया। अब इसके बाद बात आती है दैर्ध्य परिसर। दैर्ध्य परिसर, तरंग दैर्ध्य के आधार पर प्रकाश को तीन भागों में बांटा गया है। दैर्ध्य परिसर के आधार पर, दैर्ध्य परिसर के आधार पर इसके तीन भाग होते हैं प्रकाश के। कौन कौन? एक होता है पराबैंगनी, एक होता है दृश्य और एक होता है अवरक्त। इस प्रकार से ये प्रकाश के तीन गुण होते हैं। दैर्ध्य परिसर के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। अब इसके बाद क्या होता है, पराबैंगनी, दृश्य और अवरक्त, ये तीनों हो गए एक भाग। इसका जो है पहला सामान्य रूप से बताया गया प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा कहें या विद्युत चुंबकीय तरंग कहें जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न कर देती है उसको प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के
मुख्य रूप से दो भाग, कौन, मिश्रित या एक वर्णी। मिश्रित प्रकाश जो होता है उसी को श्वेत प्रकाश कहते हैं, और एक वर्णी प्रकाश जो होता है जिसमें केवल एक ही रंग दिखाई देता है वो होता है एक वर्णी प्रकाश। अब दैर्ध्य परिसर के अनुसार इनको तीन भागों में बांटा गया है, पराबैंगनी भाग, दृश्य और अवरक्त। अब इसके बाद चलते हैं हम अगले स्टेप में। तो इसमें क्या आता है, दर्पण। दर्पण क्या है, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेकिन समतल दर्पण को इसके भागों से अलग रखा गया है। दर्पण के मुख्य भाग जो होते हैं वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है, लेकिन जो समतल दर्पण होता है वो इसके अन्य भागों के रूप में लिया जाता है। इसमें मुख्य भाग जो आता है वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ही होते हैं। तो देखिए, पहला दर्पण क्या है, दर्पण किसी कांच के समांग माध्यम के खोखले गोले का कटा हुआ भाग जिसका एक तल परावर्तक और दूसरा पालिश युक्त होता है, दर्पण कहलाता है। जैसे हमारे पास ये एक खोखला गोला बन गया, इस खोखले गोले में एक तरफ बाहर पालिश कर दी गई और एक तरफ अंदर कर दी गई, ये बना। तो ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं पी, पोल, ये होता है पी। अब ये जो बना हुआ है ये बन गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये जो बनता है इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। अब इसमें क्या होता है, जिस खोखले गोले का ये केंद्र होता है, जो जिस खोखले गोले से ये दर्पण बनते हैं उसका जो केंद्र होता है इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ये आता है। अब इसके बाद दर्पण के मुख्य रूप से दोनों प्रकार, एक हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। अब बात आती है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। कौन कौन सी परिभाषाएं हैं दर्पण से संबंधित? दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में आ जाते हैं, उसमें आता है दर्पण के भाग भी कह सकते हैं। जैसे दर्पण की संबंधित परिभाषाओं में आते हैं, पहला ध्रुव, ध्रुव ये दर्पण का पहला भाग है। किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसी को ध्रुव कहते हैं। अगर दर्पण अवतल है, ये ऐसे किया तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको कहेंगे P और इसी को कहा जाता है अवतल दर्पण का ध्रुव। और अगर दर्पण उत्तल है इस तरह से तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसी को कहते हैं P, मतलब ध्रुव। इस तरह से ये हो गया उत्तल दर्पण का ध्रुव, अवतल दर्पण का ध्रुव, दोनों हो गए। अब इसके बाद बात आती है दूसरी जो परिभाषा होती है मुख्य फोकस। तो देखिए क्या होता है मुख्य फोकस, इसमें दो चीजें आती हैं। उत्तल दर्पण का जो ध्रुव है और अवतल दर्पण का ध्रुव है, इनमें से अंतर आता है। देखिए कैसे, ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। तो हमको ध्रुव बताना है। इसमें ध्रुव क्या होता है, ध्रुव मध्य बिंदु हो गया, ये तो हो गया P, इसी को ध्रुव कहते हैं। इसका P इधर हो गया, इसको ध्रुव कहते हैं। यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई और इस पर आपतित हुई, इसके बाद फिर जिस पॉइंट से होकर जाएगी इस पॉइंट को कहते हैं F, और यही क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। लेकिन ये जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर जाती है तो उत्तल दर्पण पर जाने के बाद ये जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है इस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ये आया। फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें दूसरी जो परिभाषा होती है वो आती है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र का मतलब अभी बताया कि वक्रता केंद्र दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसको कहते हैं फोकस दूरी, इसी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी ये होती है फोकस दूरी और ये भी होती है फोकस दूरी, फोकस दूरी ये है। अब इसके बाद आते हैं
दूसरा जो आता है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। तो किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, जैसे ये आया हमारे पास अवतल दर्पण है और ये गई मुख्य अक्ष, तो यहाँ पर ये पॉइंट C और ये बना हमारा F। तो इस C से F के बीच तक की जो दूरी होती है इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ये आता है वक्रता त्रिज्या। इसको R से डिनोट करते हैं। माइनस चिन्ह इसमें इसलिए आता है क्योंकि ये लेफ्ट साइड होता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं ओर की सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, दाईं ओर की सारी दूरियां धनात्मक होती हैं, ऊपर की ओर की सारी दूरियां धनात्मक होती हैं और नीचे की ओर की सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से आगे उत्तल दर्पण में आ जाइए। उत्तल दर्पण ये है। उत्तल दर्पण में इसमें क्या है, ये किरण गई परावर्तित हो गई। परावर्तित होने के बाद ये इधर से जाती हुई प्रतीत होगी। तो ये पॉइंट जो बनेगा ये हो गया F और ये जो पॉइंट बनेगा ये हो गया C। तो ये दूरी हो जाएगी फोकस दूरी और ये हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। ये आता है इस तरह से वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी वक्रता केंद्र हो गया। फिर आगे चलते हैं मुख्य अक्ष। तो कुल मिलाकर के किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। ये है, तो ये दर्पण बना, ये रेखा जो होती है मध्य बिंदु से गुजरी ध्रुव से, तो इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हो गया ये, और इस पॉइंट को कहा जाता है P। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में आ जाओ, तो जो ये रेखा जाती है ये पॉइंट हो गया P और इसी को रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये आ गया इस तरह से। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप में। अगला हमारे पास है अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन और उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन। तो चलिए हम अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन पहले देख लेते हैं। अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन, तो ये आ जाएगा अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन। चलिए तो देखो इसमें क्या है, अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन, तो ये आ जाएगा अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन। परावर्तन इसमें क्या होता है देखिए, अवतल दर्पण ये हो गया। अवतल दर्पण में पहला पॉइंट है, परावर्तन का जो पहला पॉइंट है इसमें क्या है, मुख्य अक्ष ये बना। ये हमारा मुख्य अक्ष हुआ। मुख्य अक्ष जिस बिंदु से जाता है उस बिंदु को ध्रुव कहते हैं। फिर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, और किससे, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाती है। अब इसके बाद नंबर 2, तो नंबर 2 में क्या आता है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, ये पॉइंट हुआ P। अब इसके बाद में जो प्रकाश की किरण फोकस से गुजरकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस पॉइंट का नाम होता है F। अब इसके बाद जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ऐसे ये पॉइंट F मान लेते हैं और ये पॉइंट C मान लेते हैं। तो इसमें जो ये प्रकाश की किरण जाएगी वक्रता केंद्र से, तो ये गई और ये अपने ही पथ पर वापस हो जाती है। तो ये आ जाता है तुम्हारा तीसरी अवस्था। और चौथी अवस्था में क्या होता है कि जो किरण हमारी बिल्कुल सीधे जा रही है, तो वो जाने के बाद में मुख्य अक्ष से जब होकर गुजरेगी या ध्रुव से होकर गुजरेगी, वो परावर्तित नहीं होती, वो सीधे प्रकाश की किरण गुजर जाती है। इस तरह से हमारा परावर्तन के द्वारा जो है ये
इसमें अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन हो जाता है। अब आगे हम चलते हैं परावर्तन के नियम। तो देखिए परावर्तन के नियमों में क्या आता है। परावर्तन के नियम दो प्रकार के होते हैं। पहला नियम है, उसमें क्या बताया जाता है, ये हमारा पृष्ठ है, ये प्रकाश की किरण आपतित हुई और जिस बिंदु से परावर्तित होकर ये गुजरेगी तो ये लाइन होती है अभिलंब। इसको बोलते हैं, ये कोण बनेगा आई और ये कोण बनेगा आर। अभिलंब के साथ आने वाली किरण आई बनाती है और अभिलंब के साथ जाने वाली किरण जो होती है वो आर बनाती है। इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और ये लाइन जो होती है इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। इसके बाद ये जो कोण होता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और इस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण। ये जो होता है इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। तो देखिए इसमें क्या है, पहला पॉइंट है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही सतह के एक ही बिंदु पर केंद्रित रहते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। इस तरह से ये परावर्तन के नियम हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन। तो उत्तल दर्पण में देखिए परावर्तन क्या है। उत्तल दर्पण में परावर्तन के आधार पर निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन, उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन, उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन। देखिए क्या है, उत्तल दर्पण में परावर्तन की एक पोजीशन है, उसमें क्या आता है, ये वस्तु चाहे जहां पर रखी जाए, कहीं भी रख दिया जाए उत्तल दर्पण के सामने, यहाँ डैश डैश इन्फिनेटिव के बीच कहीं भी रखा जाए, उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा। ये है उत्तल दर्पण। यहाँ पर हो गया P। फिर इसके बाद यहाँ से प्रकाश की किरण ये गई और जाने के बाद ये क्या होती है, बड़े कोण की ओर मुड़ जाती है। बड़ा कोण ये है परावर्तन। अब इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा क्या आता है, उत्तल दर्पण में जो किरण अनंत से आती है वो इस तरह से मुड़ती है। ये आया इधर, इसमें ये किरण आई और आने के बाद सतह से टकराई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। इस तरह से ये हो गया उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन। अब इसके बाद अगला जो स्टेप आता है, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो उसमें क्या होता है, ये पॉइंट हमने मान लिया F है, ये पॉइंट मान लिया C है। तो क्या है, जो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ये तो ये ऐसे आई और इसके बाद फिर ऐसे चली गई, कुल मिलाकर के ये। तो ये हो गया आपकी जो पोजीशने हैं उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगला स्टेप जो है प्रतिबिंबन। तो कुल मिलाकर के अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसी को प्रतिबिंबन कहा जाता है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंबन। तो पहले हम प्रतिबिंब बनाते हैं उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। तो देखिए इनको क्रम से हम एक एक करके, तो पहली पोजीशन में क्या आता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबन, प्रतिबिंबन,
प्रतिबिंबन। ये तो क्या है, सबसे पहली बात तो आती है बिंब और प्रतिबिंब। ये बिंब क्या है, प्रत्येक वस्तु अपने वास्तविक आकार में क्या कहलाती है, बिंब कहलाती है। और किसी माध्यम से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जो उसकी छाया प्राप्त होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। ये माध्यम से परावर्तन के बाद जो आकार प्राप्त होता है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब जो है ये ऐसी घटना है जो परावर्तन और अपवर्तन दोनों की प्रक्रिया में पाई जाती है। तो ये क्या हुआ, प्रतिबिंब। कुल मिलाकर के किसी माध्यम से परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जो हमें वस्तु का आकार प्राप्त होता है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। फिर बात आती है प्रतिबिंबन की अवस्थाएं। प्रतिबिंबन की निम्नलिखित 6 अवस्थाएं हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर होगी। दूसरा, जब वस्तु C एंड अनंत के बीच हो। तीसरा, जब वस्तु ठीक C पर हो। और चौथा, जब वस्तु C व F के बीच हो। अगला, जब वस्तु ठीक F पर हो। और अगला, जब वस्तु F व P के बीच हो। F व P के बीच हो। ये के बीच हो। इस तरह से टोटल 6 कंडीशन हमें पाई जाती है। देखिए 6 में पहला, जब वस्तु अनंत पर होगी। तो अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहां पर बनेगा, ये बात आती है। ये हमने बना दिया अवतल दर्पण ऐसे, और ये मुख्य अक्ष यहाँ पर इन्फिनिटी पॉइंट बना। अनंत पर स्थित वस्तु जो होती है वो, ये वस्तु कोई रखी, इसका नाम दे दिया AB ऐसे। ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गई। तो पहली बात तो ये है कि जब अनंत पर वस्तु स्थित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण नहीं जाती। फिर इसके बाद क्या है, इसमें जो है प्रकाश की किरण जो होती है वो तिरछा जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये F और इससे 2 गुनी दूरी पर C, तो 2 किरणें जाएंगी। एक जाएगी ये, तो ये इधर से गई और इधर से वापस हो गई। दूसरी किरण जो जाती है वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, और फोकस से जाने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये अपना प्रतिबिंब कहाँ बना देती है, ये बना देती है A' और B' के रूप में। वस्तु AB अनंत पर रखी है। अनंत पर स्थित वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। ये उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। अब इसकी दूसरी अवस्था है C और इन्फिनिटी के बीच। तो C व इन्फिनिटी के बीच जब वस्तु रखी होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा प्राप्त होता है। तो देखिए ये है, जब वस्तु C व F के बीच हो। यहां पर लिखेंगे C व F, क्यों नहीं C व इन्फिनेटिव। अच्छा, तो इसको जो है इन्फिनेटिव व C के बीच, तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब इसके बाद ये इन्फिनेटिव, यहाँ पर पॉइंट आ गया हमारा C, ये हो गया F। तो इसके बीच ये वस्तु स्थित है कहीं पर, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर एक जाएगी। तो कहाँ से आएगी, फोकस से आएगी। समांतर गई तो फोकस से आई, और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो अपने ही पथ पर वापस हो जाती है। इस प्रकार इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है A' B', उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा बनता है, A और B। तो AB वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा जब वस्तु
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ये दूसरी अवस्था हो गई। अब इसके बाद तीसरी स्थिति में आ जाइए। तीसरी स्थिति में क्या होता है, जब वस्तु ठीक वक्रता केंद्र पर रखी हो। जब वस्तु ठीक वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो देखिए ये जब वस्तु ठीक वक्रता केंद्र पर रखी होगी, M1, M2, P, ये है F, ये है C। तो वक्रता केंद्र पर ही जब वस्तु रखी होगी तो ये है वक्रता केंद्र बिंदु, इसका नाम दे दिया A और B। फिर वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। और जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है वह ये, तो ये आता है इससे, तो ये गई समांतर, तो ये फोकस बिंदु से होकर जो गुजरी है, जो फोकस से होकर जाती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये ए बी वस्तु है, ये बना दिया ए डैश और बी डैश। तो इसमें क्या है, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर ही प्राप्त होता है। तो हम बताएंगे कैसे। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी होती है तो वक्रता केंद्र पर स्थित किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर और कहा वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। अब चलिए चौथी अवस्था क्या है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो ये हमारा मुख्य अक्ष हुआ। वक्रता केंद्र व फोकस मतलब C व F के बीच वस्तु को रखते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो गया F और इसका 2 गुना दूरी लगभग C। तो C और F के बीच जब वस्तु रखी जाएगी तो ये मान लेते हैं वस्तु रखी गई, इसका नाम है A और B। फिर इसके बाद ये आ जाता है इन्फिनिटी। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी और जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और इसके बाद ये जो है अपना प्रतिबिंब कहाँ बनाती है, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, इसका नाम है ए डैश और बी डैश। ये गई, ये इधर गई, ये इधर से आई थी, इधर गई। तो कुल मिलाकर के जो प्रकाश की किरण समांतर गई थी वह फोकस से होकर गुजर गई है, जो प्रकाश की किरण फोकस से गई थी वह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो इस प्रकार से हमें जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा ए डैश बी डैश के रूप में कहां पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है। तो अब आइए अगली जो अवस्था है, वस्तु फोकस पर स्थित की जाती है। तो वस्तु जब फोकस पर रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, देखें ये तो हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वस्तु कहां पर रखी है, फोकस पर। ये वस्तु फोकस पर रखी है, ये हमारा F है, यहीं पर वस्तु को रख दिया गया तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गई और परावर्तित होने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। फिर इसके बाद क्या होता है, दूसरा, ये जो प्रकाश की किरण गई तो दूसरा पॉइंट पाया जाता है C, ऐसे। तो ये गई, ये जो है मुख्य अक्ष के अनंत पर प्राप्त होती है, समांतर गई इधर से, दोनों गई, टकराई, टकराने के बाद तुरंत परावर्तित हो गई और अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होती है। कुल मिलाकर के ये जो है अनंत पर बनाती है प्रतिबिंब कैसा, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा, ये अनंत पर बनाती है। कब, जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है। चलिए अब इसके बाद क्या है, अगली जो कंडीशन है, छठी कंडीशन में ये बताया गया है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है, मतलब वस्तु को रखा जाता है फोकस और ध्रुव के बीच, तब अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा और कहां बनेगा। ये पॉइंट हो गया F
और ये पॉइंट जो है यहाँ पर एक वस्तु रखी गई ए और बी, ये पी पॉइंट है। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई और कहां से होकर जाएगी, ऐसे। अब दूसरा पॉइंट है सी। ये इसका नाम है ए डैश और बी डैश। ये तो इसमें क्या आया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश जब किरण होती है तो वो तुम्हारी कहाँ जाती है, फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से गुजरी। और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो वक्रता केंद्र से गुजरी, तो गुजरने के बाद फिर परावर्तित हुई, तो उसका आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ए डैश बी डैश के रूप में हमें बनता हुआ प्रतीत होता है। तो ये कैसा होता है, आभासी सीधा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा, इतना ये प्रतिबिंब हमें बनता हुआ प्रतीत होता है। परंतु अब आते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने में क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंबन की घटना होती है उसमें वस्तु को कहीं भी रखा जाए लेकिन उसका प्रतिबिंब दो बिंदुओं के बीच में ही बनता है। वे दोनों बिंदु क्या होते हैं, वे दोनों बिंदु होते हैं आपके ये ध्रुव और फोकस। देखिए ये है M1 M2, ये P है, और यहां से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई, वस्तु को चाहे जहां रखा जाए तो ये जो है परावर्तित हो जाती है ऐसे। ये फोकस पॉइंट हो गया। और इसके बाद दूसरा जो आता है, यहाँ पर कोई भी वस्तु कहीं भी रखी जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है, ए बी ऐसे। अब दूसरी क्या है, यहाँ से किरण जाएगी और इसके बाद फिर जो है ये डॉटेड होकर के जाएगी, ये पॉइंट क्या बना, सी। तो ये अपना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा सदैव कहाँ बनाती है, ए डैश और बी डैश के रूप में ध्रुव और फोकस के बीच बनाती है। बस इसी के साथ में जो है ये प्रतिबिंबन की अवस्था हो जाती है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हमारे पास और कोई प्रक्रिया नहीं। आगे जब चलते हैं तो अगली प्रक्रिया के लिए क्या करते हैं, इसमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच का रिलेशन क्या है देखो। तो आइए अगले उसमें जो है हम करते हैं, ये आ जाता है R बराबर 2F, फिर इसके बाद फोकस दूरी का संबंध, फिर इसके बाद आता है रेखीय आवर्धन संयुग्मी फोकस। तो चलिए पहले हम बताते हैं, इसमें दर्पण के प्रतिबिंबन की अवस्थाएं पूरी हो गई। अब